हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 6 मार्च को क्लास 12 फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज मैं क्लास 12 फिजिक्स के पूरे बुक के 65 ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं। अगर आप इन 65 टॉपिक को पढ़ लेते हो तो आपको फिजिक्स में 70 में से 60 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ रहा है भैया। ज़्यादा समय नहीं है, 6 मार्च को आपका बोर्ड एग्जाम है, फिजिक्स का पेपर है। ऐसे में पूरे फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट होते रहते हैं, मतलब पूरे बुक को मैंने एनालाइज किया है, तब मैं ये 65 टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं। तो बस इस 65 टॉपिक को पढ़ लेना भैया, आपका फिजिक्स में बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो क्लास 12 फिजिक्स 2025 मात्र ये 65 टॉपिक पढ़ लो। हमारा तो टारगेट है 70 में 70 का, लेकिन मैं 70 में 60 प्लस कहता हूं ताकि आप लोग भी अपना एफर्ट लगाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। जितने भी चैप्टर हैं, पूरे चैप्टर के 65 टॉपिक मैं लेकर आया हूं। मैंने बुक को देखा, क्वेश्चन बैंक को देखा, सबको देखकर मैंने एनालाइज किया, तब जाकर मुझे ये 65 टॉपिक मिले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो बस इतना पढ़ लो, पूरे बुक का निचोड़ मैं लेकर आया हूं। इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और इसमें जो हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक है हर साल, वो भी मैं इसी क्लास में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप लोग बस लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही क्लास आपको सारे सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 65 महत्वपूर्ण टॉपिक को। देखिए जितने भी चैप्टर हैं आपके 12th फिजिक्स में, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक, सारे चैप्टर के टॉपिक को मैं बताऊंगा और चैप्टर के नाम के साथ बताऊंगा कि आखिर कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉपी पेन ले लेना, ध्यान से बैठना। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर की। हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान से समझना। इस चैप्टर में कूलाम का नियम जो है, इसको जरूर पढ़ लेना है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कूलाम का नियम तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे 2024 वाले स्टूडेंट रहे हों, चाहे 2023 वाले स्टूडेंट रहे हों, लेकिन कूलाम का नियम सबने पढ़ा होता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, दूसरा टॉपिक देखो। अब चूंकि फिजिक्स है, फिजिक्स में डेरिवेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालेंगे, ये डेरिवेशन है, बिल्कुल भी मत मिस करना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन है। ठीक है, तो दूसरा, अब एक चीज और समझ लीजिए, मैं अपनी तरफ से ये टॉपिक नहीं बता रहा हूं, आप फिजिक्स के किसी भी टीचर से जाकर पूछ लो, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे कहीं के भी टीचर हो, वो अगर आप लोग पूछोगे सर बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही सब टॉपिक वो भी बताएंगे क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा देखो, तीसरा हमारा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना आपको आना चाहिए। जैसे अक्षीय स्थिति है वैसे निरक्षीय स्थिति भी है। अब इसी चैप्टर में एक नियम है, एक प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय। इसको तो बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन दे देते बहुत अच्छा होता। देखो आप लोग सर्च करो यूट्यूब पर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर शुभम लेक्चरर, फिर भी आपको क्लास मिल जाएगा। जाकर देख लो, सारे टॉपिक का सॉल्यूशन उसमें दिया जाएगा। 5 नंबर टॉपिक देखो, गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। देखो अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, इसको भी पढ़ लेना है क्योंकि डेरिवेशन आपके फिजिक्स में तो होंगे ही होंगे। अगर फिजिक्स में डेरिवेशन ना हो, न्यूमेरिकल ना हो, तो वो फिजिक्स किस काम का, ये दोनों जरूर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिए 6 नंबर, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसी में ये भी टॉपिक है। तो इतने टॉपिक आपके चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 टॉपिक मैंने आपको बताया, ये 6 टॉपिक आपको जरूर से जरूर पढ़कर जाना है। चैप्टर 2 पे अब हम लोग चलेंगे, यहां से चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीवीआई ना, वही मैं लेकर आया हूं। ये जो चैप्टर 1 में मैंने आपको ये डेरिवेशन ये सब बताया ना,
ऐसा नहीं है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ लोगे काम हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा नंबर लेकर आओगे। अभी समय है, सुधर जाओ, बाद में पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलो अब स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर पर हम देखते हैं, चैप्टर 2 का। देखो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है। देखो विद्युत विभव के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विभव, जैसे वहां पे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में था अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे यहाँ पे अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव रहेगा। ठीक है, चालक की धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का संयोजन कैसे करते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो टॉपिक और हैं जो मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग तैयार कर लेना। देखो एक टॉपिक है आपके इसमें समविभव पृष्ठ, उसको भी तैयार कर लेना। एक टॉपिक आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये आपका व्यंजक है। दो इसमें डेरिवेशन रहेंगे, उसको भी प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, इस चैप्टर में जो शायद मैंने नहीं लिखा है। चैप्टर 3 पे चलेंगे, विद्युत धारा चैप्टर में। चूंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर लॉन्ग भी है, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें विद्युत धारा क्या होता है ये तो पढ़ना ही होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। उसके बाद में देखिए ओम का नियम क्या है भैया, ये तो आपको हाई स्कूल से ही आपके साथ है, तो इंटर में भी रहेगा। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। अब ओम का नियम मैंने आपको बताया था, V = I/R, कुछ ऐसे होता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ρ = RA/L। भाई इन सबको मैंने पढ़ाया है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, R = V/I। ठीक है, ये सब। विशिष्ट चालकता क्या होता है, σ = 1/ρ, ये सब पढ़ना है। किरचॉफ के नियम क्या है, बिल्कुल पढ़ लेना। किरचॉफ के नियम अगर आपने छोड़ दिया तो आपने क्या पढ़ा। इसी में व्हीटस्टोन सेतु है, उसको पढ़ लेना। शायद मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लोग पढ़ लेना। जो जो मैं बोल रहा हूं हमारे बातों पर आप लोग ध्यान दीजिए, उस पर आप गौर कीजिए, क्योंकि वही चीजें आपको पढ़नी है। जैसे ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, किरचॉफ का नियम, इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ लेना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व पे। देखो इसमें बायो-सेवर्ट का नियम, इसको नहीं पढ़ा भाई तो क्या पढ़ा। चैप्टर नंबर 4 में बायो-सेवर्ट का नियम आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसको भी जरूर से पढ़ लेना है, एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टॉपिक आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाहता हूं, देखो इस चैप्टर में और भी नियम है। जैसे बायो-सेवर्ट का नियम है, इसका अनुप्रयोग भी है, उसको पढ़ लेना। एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसका भी अनुप्रयोग है, उसको भी पढ़ लेना। ठीक है, इतने टॉपिक इसमें भी इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर नंबर जो 5 है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, उसमें कुछ खास टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। वही दिक्पात कोण, नमन कोण, नति कोण, चुंबकशीलता, ये सब आप पढ़ लेना। चैप्टर 6 पे हम डायरेक्टली चलेंगे। ठीक है, इसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है जरूर पढ़ना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, इस चैप्टर में सबसे टॉप वाला जो क्वेश्चन है यही है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, फिर चुंबकीय फ्लक्स आ गया, पढ़ लेना, दोनों सेम ही है। स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, ये सब आपके चैप्टर 6 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया। चैप्टर 7 पे हम लोग चलेंगे। चैप्टर 7 का नाम है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर। इस चैप्टर में भी टॉपिक्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही खास है। ठीक है, तो टॉपिक तो होंगे ही होंगे। देखो इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जैसे एसी परिपथ, एलआर परिपथ, एलसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, ये सब सर्किट्स हैं हमारे प्रत्यावर्ती धारा में। ये सब परिपथ हैं जिनको पढ़ लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते रहते हैं। उसके बाद में वाटहीन धारा क्या होती है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, ये सब टॉपिक इसी चैप्टर में है भैया। वाटहीन धारा, ट्रांसफॉर्मर क्या है, ट्रांसफॉर्मर हम अपने आसपास लगा देखते हैं, उसको पढ़ लेना। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है। ठीक है, विद्युत जनित्र अथवा डायनेमो क्या है, इसको पढ़ लेना है। तो चैप्टर 7 से हमारे इतने टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टॉपिक और भी हैं, इसीलिए मैंने कहा था 70 में 60+ लेकर आओगे। देखो टॉपिक और भी हैं, लेकिन टॉपिक्स को क्या करना है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये VVI है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 पे चलेंगे, नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर। देखो
मैक्सवेल का समीकरण आपको पढ़ना है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आपको पढ़ लेना है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ लेना है। ये सब टॉपिक चैप्टर 8 में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर 8 बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। चैप्टर 9 पे चलेंगे। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें देखो प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। हाई स्कूल से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, कोई नया टॉपिक ये नहीं है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन पहले से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हो, इंपॉर्टेंट भी काफी ज्यादा है। प्रकाश का अपवर्तन, भैया अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन का नियम, ठीक है, फिजिक्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये 9 वाला जो चैप्टर है ना किरण प्रकाश की, लॉन्ग चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बिल्कुल भी इसके टॉपिक को हम मिस नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो प्रिज्म क्या होता है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। 36 नंबर, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, ठीक है। एक संबंध मैंने बताया था, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m अपान 2 अपान साइन a अपान 2। ये फॉर्मूला होता है भाई, थोड़ा बड़ा है, ध्यान देना, ये इसी का फॉर्मूला, इसके बारे में आपको पढ़ने को कहा जा रहा है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है। चलो चैप्टर नंबर 36 नंबर टॉपिक हो गया। 37 प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, बिल्कुल से पढ़ लेना। 38 नंबर है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये सब डेरिवेशन है, पढ़ना है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र यानी कि लेंस मेकर का सूत्र, डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्व कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है भैया, P इक्वल टू 1/f मीटर में, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये भी डेरिवेशन है, इसको भी पढ़ के ही जाना है। मतलब जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं वो वीवीआई है भैया, पूरे फिजिक्स में मैं 65 टॉपिक सिर्फ बता रहा हूं। अगर आप लोग चाहें एक एक दिन में 5-5 टॉपिक पढ़े ना, तो 13 दिन में आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते, लेकिन चाहते ही तो नहीं है, घूमते हैं फिरते हैं। चलो सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, दूरदर्शी या दूरदर्शक क्या होता है। चैप्टर 9 में काफी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से स्टार्ट हुआ प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी या दूरदर्शक। चैप्टर 10 पे हम लोग आएंगे, तरंग प्रकाश की, इस चैप्टर का नाम है। इसमें हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, भैया तरंग प्रकाश की चैप्टर है और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। और इसी में है देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में हमारे दो ऐसे डेरिवेशन है, दो हाई रेटेड वाले डेरिवेशन है, इसमें से एक डेरिवेशन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। देखो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या आपको करनी है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, दोनों के दोनों डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि डेरिवेशन आपके फिजिक्स में कुछ ऐसे चुनिंदा चैप्टर हैं जिनसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है। 48 नंबर टॉपिक व्यतिकरण क्या होता है भैया, ठीक है, तरंगों में व्यतिकरण भी पाया जाता है। प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण यानी कि यंग का प्रयोग, यंग ऐसे लिख देना, ठीक है, यंग का प्रयोग, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विवर्तन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 10 के जो टॉपिक थे वो मैंने आपको बता दिया, यहां से स्टार्ट है, एक टॉपिक उधर भी था और यहां तक आपके टॉपिक्स हैं। सबका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या अपने दिमाग में ही रख लो, क्योंकि ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलो चैप्टर नंबर 13 पे अब हम लोग चलेंगे। चैप्टर नंबर 13 का नाम है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक है। इसमें देखो कार्य फलन क्या होता है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कुछ नियम है, जैसे डायरेक्टली पूछा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए, तो ये भी आपको पढ़ लेना है। फिर आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको जरूर पढ़ लेना है, ठीक है। अब देखिए इसी में एक दो टॉपिक और है, जैसे देहली तरंगदैर्घ्य, देहली आवृत्ति, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूं। देखो क्या होता है आखिर, मान लीजिए कोई धातु है, क्या है ये कोई धातु है, मैं नाम दे देता हूं, ठीक है, धातु है। अब भैया ये मेटल है तो इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक, ये देखो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ऐसे। अब इस पर मान लीजिए कोई प्रकाश आकर पड़ता है, ठीक है, आपतित प्रकाश आकर इस पर पड़ा, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन क्या होता है या प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है। देखो आपतित प्रकाश, देखो यहां पे ध्यान देना, जब किसी धातु की सतह पर कोई उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, ठीक है, इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उत्सर्जित हुए हैं ना, इनको हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आप लोग लिख देना, ठीक। तो यही प्रकाश विद्युत उत्सर्जन है कि जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन वो कहलाते हैं। कोई पूछे भैया देहली तरंगदैर्घ्य क्या है, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए उत्तरदायी होता है, भैया वो देहली आवृत्ति कहलाता है। देहली तरंगदैर्घ्य कोई पूछे तो आपतित प्रकाश का वो अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कर सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कार्यफलन क्या होता है, आपतित प्रकाश की वो अधिकतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, वो कार्यफलन कहलाएगा। सिंपल सा तो है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये सब मैं आगे बताता रहूंगा, टेंशन मत लेना। चलते हैं अपने परमाणु चैप्टर पे, यहां से स्टार्ट हुआ है चैप्टर नंबर 12, ठीक है। देखो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज, ये तो आप हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज कैसे हुई, ठीक है। 56 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत मिस करना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है और अर्ध आयु क्या होता है, इतने टॉपिक आपके इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, अर्ध आयु, ये सब इंपॉर्टेंट है। अर्ध आयु जो है शायद ये नाभिक चैप्टर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 13 का, ठीक है। चलो अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध, ये टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाभिक की बंधन ऊर्जा, मतलब मैं चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहा हूं, जो नाभिक चैप्टर है, ठीक है। इसमें अर्ध आयु क्या है, वो नाभिक चैप्टर का ही टॉपिक था जो अभी मैंने आपको बताया था, 59 नंबर टॉपिक, ठीक है। 60 नंबर टॉपिक है अर्ध आयु तथा क्षय नियतांक में संबंध। 61 नंबर टॉपिक है नाभिक की बंधन ऊर्जा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 62 नंबर टॉपिक है नाभिकीय विखंडन। 63 है नाभिकीय संलयन। मतलब ये सब हमारे जो टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 13 से है। अब नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इन सब टॉपिक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक है ही इतने स्पेशल। नाभिकीय संलयन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये नाभिक की बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन, इन सबको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 13 वाला टॉपिक हो गया। चैप्टर नंबर 14 जो है अर्धचालक जो चैप्टर है, इसमें देखो पीएन संधि डायोड, इसको तो जरूर पढ़ना है। और दो ऐसे क्वेश्चन इसमें हैं जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। देखो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये दोनों टॉपिक तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके अर्धचालक चैप्टर में। इसमें और भी टॉपिक है, जैसे अर्धचालक है,
और भी टॉपिक्स हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा नहीं है, जेनर डायोड है, फोटो जो भी है, ठीक है, लेकिन ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। तो हमारा आज का जो क्लास है भैया वो यहीं पर फिनिश होता है। हमने आपको पूरे फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको मैंने बता दिया। टॉपिक्स और भी हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा कि और टॉपिक नहीं है, और भी टॉपिक्स आपके फिजिक्स में हैं। कुछ टॉपिक जो मैंने यहाँ पे नहीं रखे उसको भी आप लोग पढ़ना, अच्छे से तैयारी करना, क्योंकि अब की बार हमें 90% प्लस लेकर आना है। सॉल्यूशन में बहुत जल्द दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।